गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में हम बच्चों बात कर रहे थे, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग की बात हो गई थी। आज हम बात करेंगे द्रवों के प्रवाह की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उत्प्लावन बल देखेंगे, उसके बाद द्रवों का धारारेखीय प्रवाह, क्रांतिक विक्षुब्ध प्रवाह, क्रांतिक वेग, रेनॉल्ड्स संख्या, ये सब आप आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं उत्प्लावन बल। आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है केवल, ठीक है ना, केवल और केवल ध्यान सुनना है, क्योंकि ये सब बातें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले सुनिए उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी भी द्रव को जब किसी भी ठोस को किसी द्रव में डुबोया जाता है, किसी भी ठोस को जब द्रव में डुबोया जाता है, तब उस ठोस पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है। जब किसी भी ठोस को हम द्रव में डुबोते हैं ना, तो उस ठोस पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है, ऊपर की ओर बल लगाता है द्रव उस ठोस पर। उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए, जो वस्तु तुमने डुबोई है वो द्रव हटाएगा कुछ ना कुछ, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है ना। वस्तु ने जितना भी द्रव हटाया है उसका जो भार था उसके बराबर होता है उत्प्लावन बल। मैं दोबारा आपको कह देता हूं, जब किसी भी ठोस को द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर जो बल लगता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल का मान द्रव द्वारा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे तुमने कभी बाल्टी नहाने की जो होती है, जिसमें हम नहाते हैं, नहाने की बाल्टी में कभी तुमने मग्गा ऊपर से डुबोया हो उल्टा करके, तो तुमको ऐसा लगता है मग्गा ऊपर आ रहा है, यानी कि वस्तु क्या हो गई मग्गे को जब तुम डुबोते हो तो मग्गा ऊपर की तरफ आता है। तो इसलिए आता है वो क्योंकि द्रव उस पर क्या लगा रहा है, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगा रहा है। और उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक नोट और इसमें डला हुआ आपको मिलेगा। नोट क्या होगा? नोट ये होगा कि वायुमंडलीय दाब को नापता है बैरोमीटर। कौन नापता है? बैरोमीटर। और गैसीय दाब को नापता है मैनोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नापता है, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर, गैसीय दाब को मैनोमीटर से नापा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब हम बात करेंगे द्रवों के प्रवाह का। सबसे पहले है धारारेखीय प्रवाह। द्रवों का धारारेखीय प्रवाह, धारारेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। द्रवों का धारारेखीय प्रवाह, इधर पढ़ना क्या होता है? द्रवों का धारारेखीय प्रवाह क्या होता है? ये ए पॉइंट आना, ये बी है और ये सी है। इधर फेंकना। द्रवों का धारारेखीय प्रवाह वह प्रवाह होता है यदि किसी बिंदु से, मान लो पहला बिंदु ये द्रव बह रहा है, इसके 3 बिंदु दिखाए हैं, ए, बी और सी। धारारेखीय प्रवाह कब कहलाएगा द्रव का प्रवाह? जब द्रव के किसी बिंदु से, मान लो इस बिंदु से, किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग समान हो, सभी कणों का वेग समान हो, यानी इस बिंदु से गुजरने वाले जितने भी कण गुजरेंगे उन सभी का वेग यदि समान होगा तो वो द्रव का धारारेखीय प्रवाह होगा। यानी कि द्रव के किसी बिंदु से जितने भी कण गुजरे सभी का वेग क्या होना चाहिए? समान। तब द्रव का प्रवाह धारारेखीय प्रवाह होगा। यानी इससे जितने भी कण गुजरेंगे उन सभी का वेग समान होना चाहिए, इससे जितने भी कण गुजरेंगे उन सभी का वेग समान होना चाहिए, और इस बिंदु से जितने भी कण गुजरेंगे सभी का वेग समान होना चाहिए। इससे गुजरने वाले कणों का वेग ये है, इससे भी है और इससे BC है। ऐसा हो सकता है कि इससे गुजरने वाले कणों का वेग अलग हो, इससे गुजरने वालों का अलग हो, इससे गुजरने वालों का अलग हो, ऐसा हो सकता है।
लेकिन इससे जितने भी कण गुजरेंगे उन सभी का वेग क्या होगा? समान। इससे जितने गुजरेंगे उनका सभी का वेग समान होगा। तो परिभाषा क्या होगी कि द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग यदि समान है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, द्रव का प्रवाह क्या कहलाता है? धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है ना। और इधर सुनना, द्रव के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, जैसे इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच दो तो ये स्पर्शरेखा खींच दी, इस बिंदु पर यदि स्पर्शरेखा खींच दी तो वो उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को बताएगा। नोट में मिलेगा आपको लिखा हुआ, द्रव के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा तो जानते हो, द्रव के किसी बिंदु पर यदि तुम स्पर्शरेखा खींच दोगे तो वह स्पर्शरेखा उस बिंदु पर द्रव के प्रवाह की दिशा को बताएगा, द्रव के वेग की दिशा को बताती है। यदि किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची गई है तो वह उस बिंदु पर वेग की दिशा को बताती है। दूसरी बात, दो धारा रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। क्यों? दो धारा रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। मान लेते काट रही हैं, इधर सुनना, दो धारा रेखाएं आपस में नहीं काटती। क्यों? यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो। एक तो इधर खींची जा सकती है इसकी तो, और इसकी इधर खींची जा सकती है, ये 1 है ये 2 है। एक तो इसकी तो इधर खींची जा सकती है, इसकी स्पर्श रेखा इधर खींची जा सकती है। तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कटान बिंदु पर, और दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो दो वेग की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो। और एक बिंदु पर वेग की दो दिशाएं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसलिए दो धारा रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे उस बिंदु पर वेग की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो उस बिंदु पर वो वेग की दिशा को बताती है। तो इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, जिससे द्रव के वेग की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये कौन सा प्रवाह था? धारा रेखीय प्रवाह। दूसरा प्रवाह कौन सा है? विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, इधर सुनना, यदि द्रव का प्रवाह, यदि द्रव का वेग एक निश्चित वेग से ज्यादा हो जाए, और उस निश्चित वेग को बोलते हैं क्रांतिक वेग। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से ज्यादा हो जाए तब द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना रहकर विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध का मतलब उल्टा सुल्टा हो जाता है, यानी कि यो यो चक्करदार हो जाता है। यदि द्रव का वेग एक निश्चित वेग, जिसे क्रांतिक वेग कहा जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न रहकर विक्षुब्ध हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है द्रव का प्रवाह उबड़ खाबड़ ऐसा, कोई कण कहाँ भाग रहा है, कोई कण कहाँ, कोई कण कहाँ, कोई कण कहाँ, कोई कण कहाँ, ये विक्षुब्ध प्रवाह है। द्रव के कण अलग अलग दिशाओं में बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है बच्चों कि यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तब, क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तब द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न रहकर क्या हो जाता है? विक्षुब्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? विक्षुब्ध हो जाता है। ठीक है, धारा रेखीय न रहकर विक्षुब्ध हो जाता है और उबड़ खाबड़ हो जाता है। अब बात करेंगे वो क्रांतिक वेग होता क्या है। क्रांतिक वेग vc, क्रांतिक वेग vc द्रव का वह अधिकतम वेग जिससे पहले द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है और इस वेग के बाद द्रव का प्रवाह क्या रहता है? विक्षुब्ध। यानी कि क्रांतिक वेग तक तो द्रव का प्रवाह क्या रहेगा? धारा रेखीय। क्या रहेगा? धारा रेखीय। और क्रांतिक वेग के बाद क्या हो जाएगा? विक्षुब्ध। क्या हो जाएगा? विक्षुब्ध। कहने का मतलब इतना सा है बच्चों कि क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग होता है जिससे पहले द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है
उसके बाद द्रव का प्रवाह क्या हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। अब क्रांतिक वेग किस किन बातों पर निर्भर करता है, इधर देखना। क्रांतिक वेग द्रव के शांता गुणांक, द्रवों में क्या लगता है, शांता, घर्षण बल, द्रवों में जो घर्षण लगता है वो शांता होता है, द्रवों के शांता गुणांक के समानुपाती होता है। शांता गुणांक होता है बीटा, आएगा ठीक है। क्रांतिक वेग शांता गुणांक में सीधे समानुपाती होता है और क्रांतिक वेग जो होता है वो द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव का घनत्व रो। और क्रांतिक वेग नली के व्यास, नली का व्यास है b जिसमें से वो बह रहा है, नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक वेग द्रव के शांता गुणांक के समानुपाती, क्रांतिक वेग घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव के घनत्व के, क्रांतिक वेग नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्रांतिक वेग समानुपाती मीटा, रो और डी ऐसे लिखेंगे। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है आर डी। और आर डी क्या कहलाता है, रेनॉल्ड्स संख्या। क्या कहलाता है, रेनॉल्ड्स संख्या, आर डी रेनॉल्ड्स संख्या। तो टॉपिक था रेनॉल्ड्स संख्या। क्रांतिक वेग बीटा शांता गुणांक के समानुपाती, क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, क्रांतिक वेग नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्रांतिक वेग इन चीजों के समानुपाती हो गया और क्रांतिक वेग ये हो जाएगा। यहाँ पर आर डी क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जिसको बोलते हैं क्या, रेनॉल्ड्स संख्या। क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेनॉल्ड्स संख्या। ठीक है, ये रेनॉल्ड्स संख्या हो गई। और आर डी जो रेनॉल्ड्स संख्या होती है इसका मान 2000 से 3000 के बीच में होता है। एक संख्या है प्रत्येक द्रव के लिए 2000 से 3000 के बीच में होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं शांता। शांता की बात कर रहे हैं, जब सुनना क्या होती है शांता, जब द्रव की दो परतें, जबकि दो परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है या द्रव की दो परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, अर्थात द्रव की दो परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो उन दोनों परतों के बीच में एक बल इस प्रकार कार्य करता है कि वह उनकी आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है ना। जब द्रव की दो परतें हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगी, यानी कि दोनों परतों के बीच आपेक्षिक गति होगी, तब दोनों परतों के मध्य में एक बल इस प्रकार कार्य करता है कि वह उनकी आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। और इस विरोधी बल को ही क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। और द्रवों के इस गुण को क्या बोलते हैं, शांता। मैं दोबारा कह देता हूं, शांता क्या होता है, श्यान बल क्या होता है। ठीक है ना। जब द्रव की दो परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, अर्थात द्रव की परतों के मध्य आपेक्षिक गतिशीलता होती है, तो द्रव की परतों के मध्य एक बल इस प्रकार कार्य करता है कि वह उनकी आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध। गति का क्या करता है, विरोध। तो घर्षण बल यानी कि शान बल, शान बल एक प्रकार का क्या है, विरोधी बल है, जो कि द्रवों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। और उस बल को क्या बोलते हैं, शान बल। और द्रवों के इस गुण को क्या बोलते हैं, शांता। ठीक है। अब आदर्श द्रव के बारे में बात करते हैं। आदर्श द्रव क्या होता है, आदर्श द्रव, किधर सुनना, आदर्श द्रव क्या होता है, सुनिए ध्यान से। आदर्श द्रव क्या होता है, आदर्श द्रव का पहला गुण है कि आदर्श द्रव असंपीडीय होता है। असंपीडीय, असंपीडीय का मतलब होता है कि उस पर कितना भी दाब लगाओ उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। कितना भी दाब लगाओ उसके आयतन में परिवर्तन होता ही नहीं है। आदर्श द्रव असंपीडीय होता है, अर्थात इस पर कितना भी दाब क्यों न लगाया जाए उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, आदर्श द्रव अश्यान होता है। अश्यान का मतलब है कि इस पर कोई भी विरोधी बल कार्य नहीं करेगा।
और कोई भी विरोधी बल कार्य नहीं करेगा तो इसको एक बार यदि गति प्रदान कर दी जाए तब ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रुकती कब है, जब उसकी विरोध होता है, उस पर विरोधी बल कार्य करता है। जब इस पर अशान है यानी कि इस पर शान बल लगेगा ही नहीं, विरोधी बल लगेगा ही नहीं, तो यानी कि ये एक बार यदि गति करना प्रारंभ कर देगा तो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई द्रव होता ही नहीं है, वास्तव में आदर्श द्रव कोई होता ही नहीं है, यह एक कल्पना मात्र है। क्या है? कल्पना मात्र। आदर्श कुछ चीज होती ही नहीं है, यह एक कल्पना मात्र है। तो मैंने आपको बताया था शांता। शांता क्या है? जब द्रव की दो परतें एक दूसरे के ऊपर पिघलती हैं, अर्थात द्रव की परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो उनकी परतों के मध्य एक बल इस प्रकार कार्य करता है कि वह उनकी आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है, और इस विरोधी बल को शान बल कहते हैं। द्रवों के इस गुण को शांता कहते हैं। हम फिर ने कहा आदर्श द्रव। आदर्श द्रव में दो गुण होते हैं, एक होता है असंपीड्यता, यानी कि उस पर कितना भी दाब लगाओ उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है अशान। अशान का मतलब है उस पर कोई भी शान बल कार्य नहीं करता, अर्थात यदि यह एक बार गति प्रदान कर दी जाए तो फिर ये कभी नहीं रुकता है। ये हमने आज आपको बता दिया है। कल हम इसके बाद आगे बात करेंगे। इसके आगे हम न्यूटन का सूत्र देखेंगे, शांता गुणांक देखेंगे, स्टोक्स का नियम देखेंगे और द्रव में गोले का गिरना देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे बात चलेगी। आप इसको पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं। आगे धन्यवाद।